अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस का भी, और इसके अलावा सीएसएस के लिए भी बहुत अहम टॉपिक है। पीएमएस वगैरह पॉलिटिकल साइंस में भी जो है इसके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है क्या चीज़, ये ट्रीटी किन ममालिक के दरमियान में हुआ, किन जंगों के नतीजे में हुआ, इसके जो हैं असरात क्या थे, इसके फ़वाइद क्या क्या थे, और ये किन जो है मेन दो ग्रुपों के दरमियान में लड़ाई चल रही थी या जो जंगें हो रही थी, तो उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अच्छा, इसमें यह है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो है, इस मुआहदे को आईआर की शुरुआत भी कहा जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ स्टेट्स ने इसको साइन किया, तो बेसिकली एक तरह का इंटरनेशनल सिस्टम मार्ज़ वजूद में आया। अब इंटरनेशनल सिस्टम कैसे मार्ज़ वजूद में आया कि इंटरनेशनल रिलेशन की हिस्ट्री में ये पहला मुआहदा समझा जाता है जंगबंदी का या किसी भी दो मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान का, कि जिसके अंदर दो ग्रुपों की आपस में जो है सुलह करवाई गई और उनकी जो है जंग आखिरकार एक जो मंतकी इंतकाम को पहुंची। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से इसको जो है शुरुआत कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। इस मुआहदे में बुनियादी तौर पर मुआहदों का एक पेयर शामिल था, यानी कि बज़ाहिर तो ये मुआहदा देखने में एक मुआहदा था, लेकिन इसमें जो है मुआहदे दो मेन मुआहदे थे, और बाज़ जो लोग हैं वो एक तीसरा मुआहदा भी इसमें शामिल करते हैं। दो मुआहदे कौन कौन से जो मेन मुआहदे हैं वो थे कि ट्रीटी ऑफ मुंस्टर, जो कि 24 अक्टूबर 1648 को हुआ, और दूसरा ये है कि ट्रीटी ऑफ ओस्नाबर्ग। ये दो जो पेयर है ये मशहूर है कि ये दो मुआहदे तो हुए ही हुए थे, और ये जो ट्रीटी ऑफ ओस्नाबर्ग है ये 15 मई को हुआ 1648 को। और जो तीसरा इसमें सम टाइम शामिल किया जाता है, अब कुछ लोग इसको शामिल करते हैं लेकिन कुछ लोग इसको इसमें शामिल नहीं करते, क्योंकि ये 1659 में जाके हुआ था। तो कुछ जो कहते हैं कि ये उसी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की बाकियात में से एक है, और कुछ इसको एक अलग मुआहदा या अलग ट्रीटी तस्वुर करते हैं, वो है ट्रीटी ऑफ पायनियस। ये हुआ था 7 नवंबर 1659 को। तो इस वजह से जो है सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि लफ्ज़ जो वेस्टफेलिया है वो उसका बैकग्राउंड क्या है। ये एक इलाके का नाम है जो कि इस वक्त मौजूदा जर्मनी के अंदर एक जगह है। वेस्टफेलिया जर्मनी के अंदर एक जगह है जो हमारा अभी मौजूदा जर्मनी है उसमें। और इस अब वेस्टफेलिया जो इलाका है उसके अंदर जो है दो मुख्तलिफ प्रोविंसेस या दो मुख्तलिफ जो है स्टेट्स या पार्ट हैं आगे फर्दर, वो कौन से हैं, मंस्टर और ओस्नाब्रक। ये दो उसमें फर्दर पार्ट्स हैं, यानी वेस्टफेलिया आप कह लें कि एक मेन जगह है, और उसके अंदर जो है दो आगे फर्दर जो मकामात या दो प्रोविंसेस आप कह लें कि वो हैं ओस्नाब्रक और मुंस्टर। अब ये है कि इनको जो है फर्दर नाम भी ट्रीटी ऑफ मुंस्टर और ट्रीटी ऑफ ओस्नाब्रक ये इन इलाकों की वजह से दिए गए हैं, जबकि एज ए होल जो है इसको नाम वेस्टफेलिया का दिया गया है, क्योंकि वेस्टफेलिया जो है मेन इलाका था, उसके अंदर जो है फर्दर दो पार्ट्स थे, उसके हवाले से इन ट्रीटीज़ को नाम दिया गया है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो है जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रीटी ऑफ जो है
मंस्टर ये 24 अक्टूबर 1648 को हुआ, और ओस्नाब्रक जो है 15 मई 1648 को हुआ। अब मंस्टर और ओस्नाब्रक, इसके पीछे भी थोड़ा सा एक लॉजिक है कि जी जब वेस्टफेलिया एक एज ए होल जर्नल में मुआहदा था, तो जो है ये दो अलग अलग मुआहदे इसमें क्यों आते हैं। तो हुआ कुछ यूँ था कि जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, ये दो ग्रुप थे जिनके दरमियान में बेसिकली लड़ाई चल रही थी। तो दो जो हैं ये दोनों ग्रुप्स, इन्होंने एक जगह इकट्ठे होने से जो है इनकार कर दिया। तो इसलिए दो जगह पे दो मुख्तलिफ जो हैं मुआहदे या ट्रीटीज़ करना पड़ी। वो ओस्नाब्रक और जो है हमें देखने को मिलता है कि मंस्टर में करनी पड़ी। अब मंस्टर में कैथोलिक ज़्यादा थे, तो उन्होंने कहा कि हम ये वहाँ जमा होंगे, हम वहाँ पिटिशन जो है ट्रीटी जो है साइन करेंगे। जबकि ओस्नाब्रक में जो है प्रोटेस्टेंट ज़्यादा थे, तो उन्होंने कहा कि ये हम वहाँ इकट्ठे होंगे, हम एक ही जगह इकट्ठे नहीं होंगे। इसकी फर्दर डिटेल आपको आगे चल के वीडियो में मैं साथ साथ बताता रहूँगा। उसके बाद है कि यहाँ जो है एक और ट्रीटी का भी अक्सर जिक्र किया जाता है, ट्रीटी ऑफ फेयरनेस। जैसे मैं आपको बताऊँ, इन मुआहदों का हिस्सा है जो बाद में 1659 में साइन की गई थी। तो यहाँ तक जो है इन सब का आपको इंट्रोडक्शन मैंने दे दी है। अब हम देखते हैं कि वो क्या वजूहत थी जिसकी वजह से ये ट्रीटीज़ की नौबत पेश आई। बुनियादी तौर पर ये जंग मज़हब के नाम पर थी। अब मज़हब के नाम पर कैसे थी कि वेस्टफेलिया में जो है मेन रिलीजन था, वो रिलीजन था क्रिश्चियनिटी। अब क्रिश्चियनिटी में ये था कि ईसाईयत जो है क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर बादशाही जो है होली रोमन एम्पायर की थी। होली रोमन एम्पायर जो है वो सारे जो है एरिए के बादशाह थे, या वो उसको जो है हेड ऑफ स्टेट समझ लें कि हेड ऑफ स्टेट थे, वो उसको कंट्रोल कर रहे थे, और ईसाईयत हर तरफ थी। लेकिन मसला ये था कि ईसाईयत की भी फर्दर आगे जो है दो ब्रांचेस थी। अब वो कौन सी थी? एक कैथोलिक ग्रुप थी और एक जो है प्रोटेस्टेंट का था। कैथोलिक जो है उसको हम ट्रेडिशनल कहते हैं, यानी कदीमी या पहली जो शाख है क्रिश्चियनिटी की, वो कैथोलिक ग्रुप को माना जाता है। जबकि प्रोटेस्टेंट जो हैं वो बाद में आने वाले लोगों को, ये ज़रा मॉडर्न टाइप होते हैं, जबकि कैथोलिक जो होते हैं ट्रेडिशनल टाइप होते हैं। अब इसमें यह है कि मसला ये था कि ईसाईयत में भी फर्दर यही फ़िरका वरीयत, जैसे मैं आपको बता सकूँ, ये जारी थी, और इनमें सबसे अहम कैथोलिक थे और दूसरी तरफ जो बाद में आ रहे थे वो प्रोटेस्टेंट थे। अब यहाँ एक बात समझने की है कि दोनों की जो है बेसिक्स या बुनियादें एक जैसी हैं, दोनों ही क्रिश्चियन हैं, लेकिन आगे जो है ये फर्दर दो टुकड़ों में बटे हुए हैं। अब दो टुकड़ों में ये, इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि दो टुकड़ों में कैसे बटे हुए हैं, मौजूदा अमेरिका को देख लें आप। मौजूदा अमेरिका आप को नज़र आता है कि अमेरिका एक स्टेट है, मतलब स्टेट्स का मजमूआ है, एज ए होल उसको अमेरिका ही कहा जाता है। उसमें मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, लेकिन अब उसमें दो चीज़ें हैं। कंट्री काउंट अमेरिका होता है, लेकिन उसमें जो है ना वाइट पीपल और ब्लैक पीपल, दो अलग अलग लोग बसते हैं। ये यानी दो उसके रिहायशी हैं, वाइटिश भी हैं और ब्लैकिश भी हैं। अब क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान अक्सर हमने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि मतलब कभी कोई ना कोई क्लैश रहता ही रहता है। तो ये जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इनका भी सेम वही हिसाब था। हालांकि ये मतलब ये एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि ब्लैक और वाइट थे, मकसद समझाने का था ये है कि इनका भी इसी तरह क्लैश चलता है एज ए होल। जैसे अमेरिका में वाइट और ब्लैक दोनों अमेरिकन ही होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों थे क्रिश्चियन, लेकिन ये था कि फर्दर जो है उनकी आपस में जो क्लैशेस चलते रहते थे। पहले हल्की फुल्की नोक-झोंक होती थी, उसके बाद उसने जंगों का जो है वो शक्ल इख्तियार कर ली। अब ये है कि इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान भी बहुत सारी जंगी हुई, और इस खाना जंगी को बंद करवाने के लिए ये मुआहदे किए गए 1648 में। अब 1648 में ये हुए तो और
इनके जो है दरमियान जो है होने वाली दो बड़ी जंगें जो थी, उनको जो है, एक जंग है कि 30 ईयर वार्स और दूसरी है 80 ईयर्स वार्स। अब 30 ईयर वार्स जो है ये 30 साल तक जारी रहने वाली वार थी, और जो है 80 ईयर्स, ये जैसा कि दोनों नाम से ज़ाहिर हैं, ये 80 ईयर्स तक रहने वाली थी। इन ट्रीटीज़ के बाद ये फैसला हुआ कि इस खित्ता या स्टेट का जो हुक्मरान रूलर होगा वो ये फैसला करेगा कि इस स्टेट का जो है रिलीजन, या आप कह रहे हैं कि सरकारी मज़हब कौन सा होना चाहिए। ये हेड ऑफ स्टेट जो है इसको मतलब डिफ़ाइन करेगा। तो हेड ऑफ स्टेट का जो रिलीजन होगा या जिस फ़िरके से वो ताल्लुक़ रखेगा, वही फ़िरका पूरे जो है उस स्टेट पर लागू होगा, और स्टेट के हर बंदे पर ये लाजिम होगा कि वो उसकी पैरवी करें। अब यहाँ जो है ये देखने को मिलता है कि अब इस ट्रीटी में ये बात तो वाज़ेह है कि कैथोलिक और मतलब के प्रोटेस्टेंट दोनों ही कंट्रीज़ में खत्ते में रहते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि जो है एक स्टेट या एक जो प्रोविंस है वो बिल्कुल सारे कैथोलिक हों और जो या फिर सारे प्रोटेस्टेंट हों। तो अगर उनका हेड ऑफ स्टेट उनके अपोजिट फ़िरके का आ जाता है तो उसका क्या बनेगा। उसके लिए भी आगे जो है इसमें एक शेख शामिल की गई है, वो आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि जो है प्रिंस रिलीजन। अब प्रिंस रिलीजन क्या है कि सबसे पहले प्रिंस रिलीजन आता है, इसका मतलब है कि जो भी प्रिंस होगा किसी भी स्टेट का, उसका जो मज़हब होगा वो पूरी स्टेट का निज़ाम इस रिलीजन के मुताबिक चलाएगा, और स्टेट पर लाजिम होगा कि वो जो है इसको फॉलो करेंगे। और अगर इस तरह ये है कि अगर रूलर जो है प्रोटेस्टेंट होगा तो स्टेट का ऑटोमेटिकली जो रिलीजन होगा वो प्रोटेस्टेंट होगा, और अगर जो है स्टेट का जो है हेड है या प्रिंस है वो कैथोलिक होगा तो ऑब्वियसली जो है कैथोलिक रिलीजन को फॉलो किया जाएगा, उसके जो है रियाया की तरफ से या उसकी जो पॉपुलेशन है उसकी तरफ से। अच्छा, अब यहाँ ये है कि अगर स्टेट के अंदर प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो अक़लियत में हैं या वाइस वर्सा, इसी तरह आप देख लें कि अगर हेड ऑफ स्टेट कैथोलिक है और प्रोटेस्टेंट जो हैं वो अक़लियत में हैं, या हेड ऑफ स्टेट प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो है वो अक़लियत में हैं, तो उनके लिए में दूसरी शिक शामिल की गई। वो शिक क्या थी कि क्रिश्चियंस लिविंग एज माइनॉरिटी, कि वो जो है माइनॉरिटी की शक्ल में रहेंगे। उनको जो है अपनी इबादत या अपनी जो भी रसूमात हैं वो करने की इजाज़त होगी, और उन पर बाई फोर्स ये लागू नहीं किया जाएगा कि वो दूसरे फ़िरके को अपनाएं, क्रिश्चियनिटी उसको प्रोटेस्टेंट बन जाएं या फिर कैथोलिक बन जाएं, ये उनको फोर्स नहीं किया जाएगा। अब तीसरी जो शिक आती है इस मुआहदे की, इस मुआहदे की जो तीसरी शिक थी उसके मुताबिक ये था कि इंडिपेंडेंस ऑफ स्विट्ज़रलैंड वाज रिकग्नाइज्ड। अब स्विट्ज़रलैंड पहले हॉली रोमन एम्पायर के अंडर आता था, और उसका भी वही बादशाह या सुल्तान या प्रिंस होता था जो कि हॉली रोमन एम्पायर का होता था। यानी ये खुद मुख्तार जो है रियासत नहीं थी, इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं थी, बल्कि हॉली रोमन एम्पायर के अंडर काम करती थी। इस मायदे के तहत स्विट्ज़रलैंड को एक अलग स्टेट का दर्जा हासिल हो गया, मतलब कि एक अलग जो है इसको रियासत तस्लीम कर लिया गया, और इस तरह हम कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की आज़ादी का जो है सबब वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 बना। ये एक बहुत ही अहम जो है नुक्ता है इस सारे टॉपिक में याद करने वाला, कि स्विट्ज़रलैंड की जो आज़ादी है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के नतीजे में मौजूद वजूद में आई। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो है नेक्स्ट बात आती है कि इस मुआहदे में अहम किरदार जो थे दो, वो कौन कौन से थे।
इस मुआहदे के जो अहम किरदार हैं वो थे फ्रांस और स्वीडन। अब फ्रांस और स्वीडन जो है हम देखते हैं कि जो फ्रांस है हमेशा से पावर में रहा है, मिलिट्री इकोनॉमिक सारी तरह से ये एक पावरफुल जो है कंट्री जाना जाता है, जबकि स्वीडन भी इससे बिल्कुल कम नहीं है लेकिन कुछ दर्जे कम माना जाता है। तो उसमें ये क्या हुआ कि जो चौथी शिक वो थी या फीचर इसका आप कह लें कि वो ये था कि जो है फ्रांस टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ मेट्स, टाउल, वेल्डम, डिकेपोल और पिगनेट। ये जो हैं 5 स्टेट ये इस जो है ट्रीटी के नतीजा में कंट्रोल में चली गई फ्रांस के, यानी फ्रांस ने इनका जो है कंट्रोल वो टुक ओवर कर लिया और इनका जो है इंतज़ाम वगैरह वो सारा फ्रांस ने शुरू कर दिया देखना। और दूसरा क्या था कि इस माहदे के बाद ये तमाम इलाके फ्रांस के हिस्से में आए और फ्रांस ने इनका कंट्रोल संभाल लिया। अब दूसरा जो इसमें अपोजिट कंट्री था स्वीडन, जाहिर है उसके हिस्से में भी कुछ इलाके आए होंगे। जब जंग बंदी होती है तो जो है इलाके उनका बंटवारा हो जाता है। जिस तरह हम देखते हैं कि जब 1947 में बरसगीर का बंटवारा हुआ या बरसगीर को 2 स्टेट्स में तकसीम किया गया तो कुछ हिस्से जो है पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान की मलकियत में आए और कुछ हिस्से जो हैं वो आप कह लें कि इंडिया के पास चले गए। तो इसी तरह जो है स्वीडन जो है उसके हिस्से में आए कि स्वीडन टुक ओवर कंट्रोल ऑफ वेस्ट पोमेरानिया, विस्मार और रेडन। इसके हिस्से में 3 इलाके आए। अब यहाँ से एक बात आप कंट्रोल जो है स्टेट का, इसमें से अभी आपको अंदाज़ा होगा कि फ्रांस एक मिलिट्री और इकोनॉमिकल लिहाज से एक पावरफुल कंट्री था और उसके हिस्से में जो है काफ़ी मतलब स्वीडन से ज़्यादा एरिया आया। उसके हिस्से में हम यहाँ जो हमारे पास मेंशन है वो जैसे हम देख सकते हैं कि 5 स्टेट्स आए या 5 इलाके आए, जबकि स्वीडन के पास 3 इलाके आए। तो ये भी एक इसकी पावर को शो करता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट जो उसमें हम देखते हैं कि जो शिक है 6 नंबर वो है कि बैरियर टू ट्रेड वर रिमूव। हमेशा जब भी खाना जंगी का माहौल होता है किसी भी कंट्री में या खाना जंगी होती है तो जो इंटर कंट्रीज़ जो ट्रेड होती हैं या इंटर स्टेट जो ट्रेड होती हैं वो जो हैं बंद हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। तो तिजारत के हवाले से इस मुआहदे में एक ये पेशरफ्त हुई कि हालिया जंगों के नतीजे में जो है तिजारत पर जो पाबंदियाँ थी या मुश्किलात थी वो सब इस ट्रीटी के बाद ख़त्म हो गई। इस ट्रीटी में ये बात वाज़ेह कर दी गई कि अब इंटर स्टेट जो है ट्रेड वो हो सकती है, उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, अगला जो अहम पॉइंट इसमें आता है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसमें जंगें कौन कौन सी जो हैं बड़ी लड़ी गई या कौन कौन सी जो फेमस जंगें। वैसे तो जब कभी भी इस तरह होता है कि 2 ग्रुप्स के दरमियान में कोई भी चपकलिश या कोई भी लड़ाई चल रही होती है तो उनमें अक्सर ये नोक झोंक होती है। लेकिन इस जो है इसकी हिस्ट्री में 2 बड़ी जंगें थीं जिनको ख़त्म करने के लिए ख़ास तौर पर ये मुआहदा ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया किया गया। अब उनमें कौन कौन सी जंगें थी। अब पहली जो जंग थी वो थी जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 30 इयर्स वार थी और उसके बाद जो है दूसरी वो थी 80 इयर्स वार थी। अब जैसे मतलब हम इनको डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्वीडन और इन दोनों फ्रांस और स्वीडन के जो कंट्रीज़ थे इनके दरमियान में जो ग्रुप्स थे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट उनके दरमियान में होती नहीं थी। अच्छा, अब जो है कैथोलिक वो अपने आप को कहते हैं कि जो मेन वजह मैं आपको बता रहा हूँ इन जंगों की जिससे आगाज़ हुआ, जो कैथोलिक हैं वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी
का जो है आगे हम फर्दर जो है हम पहला ही फ़िरका हैं और हम सबसे टॉप लेवल के फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी बाकी अगर कोई फ़िरके बनेंगे भी से क्रिश्चियनिटी में से तो वो हमसे नीचे होंगे। लेकिन जो है प्रोटेस्टेंट ये कहते हैं कि नहीं, जो है हम और कैथोलिक दोनों इक्वल हैं। अगर हम तारीख़ पे नज़र डालें तो कैथोलिक जो है ना ये वाकई ही में पहले जो है क्रिश्चियनिटी की एक शाख है, जबकि जो है प्रोटेस्टेंट ये इनको मार्टिन लूथर की जो है इजाद एक तरह से कहा जाता है कि उसने इसकी बुनियाद रखी थी। अब जो प्रोटेस्टेंट होते हैं ये ज़रा ओपन माइंडेड टाइप लोग होते हैं, जबकि जो हैं कैथोलिक वो ट्रेडिशनल टाइप या मज़हब पर सख्ती से पैरोकार होते हैं, मज़हब के सख्ती से पैरोकार होते हैं, उस पर अमल पैरा होते हैं। तो ये जो है इनके आपस में मेन जो है इसी वजह से ये एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए जो है कि ये ऊपर है वो नीचे है, ये ऊपर है वो नीचे है, इस वजह से इनका जो है आपस में चपले स्टार्ट हुई और फिर इसने जंगों का रुख शक्ल इख्तियार कर ली। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि जो 30 ईयर्स वॉर है उसमें यह है कि कैथोलिक लीग थी, कैथोलिक लीग आती है। अब कैथोलिक लीग में वो लोग थे जो कैथोलिक को सपोर्ट कर रहे थे, उसमें फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी थे। और प्रोटेस्टेंट लीग में जो है नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, स्कॉटलैंड और स्वीडन थे। ये दो जो मेन लीगें थी ये जो है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ अपनी इन लीगों को सपोर्ट कर रहे थे। कैथोलिक लीग में पावरफुल कंट्रीज़ थे और प्रोटेस्टेंट लीग में भी जो है थोड़े लेस पावर वाले कंट्रीज़ थे, लेकिन वो भी जो है वो इनके साथ हम पल्ला ही थे। ये नहीं था कि मतलब एक ग्रुप जो है बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा जो है ताकतवर था और एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। अच्छा, अब जो है यहाँ क्या नाम है, इस 30 ईयर वॉर में जो कैजुअलिटीज़ थी वो 8 मिलियन कैजुअलिटीज़ थी, 8 मिलियन कैजुअलिटीज़ थी, मतलब कि 80 लाख लोग इस जो है वॉर के नतीजे में लुक़मा अजल बने। तो 8 मिलियन वॉर जो है 8 मिलियन कैजुअलिटीज़ जो हैं वो एक ह्यूज फिगर है उस वक्त का। जब 1648 आप देख लें कि 1648 में जो है दुनिया की आबादी कितनी थी, और उस हिसाब से अगर उसकी रेशो हम निकालें तो 8 मिलियन जो हैं कैजुअलिटीज़ ये बहुत बड़ा फिगर बनता है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ही खौफनाक ये जंगें थी। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि इसका जो था कि होली रोमन एम्पायर एम्परर्स फर्डिनेंड III वांटेड कैथोलिकिज्म टू प्रिवेल। अब इसकी एक ये भी वजह थी कि चूँकि जो है होली रोमन एम्पायर के अंडर ये चीज़ आती थी सारी वेस्टफेलिया और जो उसकी स्टेट्स वगैरह थी, और उसका जो है प्रिंस था या उसका जो एम्परर था वो था फर्डिनेंड III जो है इसका हुक्मरान था, और वो ये चाहता था कि कैथोलिक प्रिवेल करें, हर जगह पे कैथोलिक लोग हों या कैथोलिक जो है एक प्रोमिनेंट हो, एक प्रोमिनेंट जो है फ़िरका हो और हुक्मरानी जो है कैथोलिक के हाथ में हो हर जगह ही। प्रोटेस्टेंट कोई भी जो है किसी भी स्टेट का हुक्मरान या कोई भी जो है आला ओहदेदार ना हो। अब यहाँ लस्ट ऑफ पावर की एक मिसाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लस्ट ऑफ पावर कैसे होता है। अब इन्होंने ये जंगें स्टार्ट तो हुई थी मज़हब के नाम पे कि जी कैथोलिक कह रहे थे कि हमने हुक्मरानी करनी है, प्रोटेस्टेंट कह रहे थे कि हमने हुक्मरानी करती है। लेकिन जो इसमें और कंट्रीज़ ऐड होते गए इस मज़हब के नाम पे, तो उनमें लस्ट ऑफ पावर आ गया। लस्ट ऑफ पावर कैसे कि वो बजाय एक ख़ास स्टेट को जो है उस ख़ास स्टेट पे हुक्मरानी करने के,
वो मुकम्मल यूरोप पे हुक्मरानी के ख्वाब देखने लग गए कि जी हम इस वार के नतीजे में पूरी जो है यूरोप उस पे हम हुक्मरानी करने लग जाएंगे। तो ये लस्ट ऑफ पावर की एक एग्जाम्पल है कि नाम तो मज़हब का इस्तेमाल किया गया, लेकिन असल में पावर के पीछे ये जंगें तवील होती गई। इनके तवील होने की एक ये भी वजह थी। अब जो है दूसरे में हम देखते हैं कि वो है 80 ईयर्स वार। मैप आपके सामने है कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से इलाके शामिल थे 80 ईयर्स वार में। अब इसके क्या थे कि ये सबसे पहला इसका जो पॉइंट है कि वो, बल्कि मेन एक ही पॉइंट है इसका, कि डच जो है रिवोल्ट डच रिवोल्ट इसका सबब बनी थी। अब डच रिवोल्ट कैसे क्या है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसा कि हम जानते हैं कि नीदरलैंड यूरोप का हिस्सा है, तो इस वक्त नीदरलैंड के अंदर छोटी छोटी मज़ीद रियासतें भी थी और इन स्टेट ने मिलकर स्पेन के ख़िलाफ़ बगावत की थी। अब इसकी वजह क्या थी कि स्पेन में जो है होली रोमन एम्परर था, उसकी बादशाही थी। होली रोमन एम्परर जो है कंट्रोल कर रहा था स्पेन को। तो होली रोमन एम्परर और स्पेन का जो हेड था वो दोनों ही कैथोलिक थे और चाहते थे कि कैथोलिक्स की हुक्मरानी हो, जबकि ये स्टेट जो नीदरलैंड के अंदर थी ये प्रोटेस्टेंट थे। अब ये करते क्या थे कि होली रोमन एम्परर जो है वो इन स्टेट में अगर अपना कोई सफ़ीर या अपना नुमाइंदा या कोई भी बंदा जो है वो डिटेल करता था तो वो कैथोलिक डिटेल कर देता था। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने कोई भी प्रोटेस्टेंट जो है उसने डिटेल किया हो एज ए हेड ऑफ स्टेट इनका, या कोई भी अपना सफ़ीर अगर भेजा हो तो वो प्रोटेस्टेंट भेजा हो। हमेशा उसने जब भी कोई जो है असाइन किया सफ़ीर को तो उसने जो है कैथोलिक को प्रायोरिटी दी। तो इस बात से जो है उनके दिल में जो है एक बगावत की चिंगारी उठी और वो चिंगारी बाद में एक जंग की शक्ल इख्तियार कर गई। तो रिवोल्ट ऑफ 17 प्रोविंसेस ऑफ नीदरलैंड अगेंस्ट स्पेनिश किंग, ये जो है 80 वॉर्स की जो शुरू होने की एक मेन वजह थी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इन मैप में नीचे जो है अगर हम कलर्स वगैरह पे देखें तो हमें साफ नज़र आता है कि कौन कौन से स्टेट किस किस जो है उसमें किरदार अदा कर रही थी। स्पेनिश नीदरलैंड्स जो हैं हम देखते हैं कि ग्रीन कलर मैप पे शो हो रहा है सारा। लैंड ऑफ जनरलिटी जो है वो पिंक और पर्पल कलर में हमारे पास मैप पे शो हो रहा था। अब जो मेन चीज़ है कि आईआर में इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, या आईआर में जब हमने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करना हो तो कैसे। अब आईआर जैसा कि इंटरनेशनल रिलेशन स्टडी है इंटर स्टेट्स की, उनके रिलेशंस की, तो ये जो है हमें बेसिक्स देती है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के जो हैं इंटरनेशनल रिलेशन की बेसिक्स क्या हैं, कैसे उनको जो है स्टेट के दरमियान में मुआहदे होते हैं, कैसे जंगबंदियाँ होती हैं, कैसे उनके ताल्लुकात जो हैं वो बिगड़ते और ठीक होते रहते हैं, और अगर जंगें होती हैं तो उनमें क्या कैजुअलिटीज़ होती हैं, उनका ट्रेड पे क्या असर होता है। ये सारी चीज़ें हम आईआर के साथ इसको फिर बाद में रिलेट कर देते हैं। तो दोस्तों ये था आज का ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले टॉपिक में